नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कहानी अनबॉक्स। मैं हूँ मीशू। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी मंजली दीदी। अब तक कहानी के 2 भाग हो चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं कहानी का तीसरा भाग। हेमांगिनी को बीच बीच में सर्दी के कारण बुखार हो जाता था और 2-3 दिन रहकर आप ही आप ठीक हो जाता था। कुछ दिनों के बाद उसे इसी तरह बुखार आया। शाम के समय वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में कोई और नहीं था। अचानक उसे लगा कि बाहर खिड़की की आड़ में खड़ा कोई अंदर की ओर झांक रहा है। उसने पुकारा, बाहर कौन खड़ा है? ललित? किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब उसने फिर इसी तरह पुकारा तब उत्तर मिला, मैं हूँ। कौन? मैं कौन? अंदर आ। किशन बड़े संकोच से कमरे में आकर दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। हिमांगिनी उठकर बैठ गई और उसे अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से बोली, क्यों रे किशन, क्या बात है? किशन कुछ और आगे खिसक आया और अपने मैले दुपट्टे का छोर खोलकर 2 अधपके अमरूद निकालकर बोला, बुखार में यह बहुत फायदा करते हैं। हिमांगिनी ने बड़े आग्रह से हाथ बढ़ाकर पूछा, यह तुझे कहाँ मिले? मैं तो कल से लोगों को कितनी खुशामद कर रही हूँ, लेकिन किसी ने लाकर नहीं दिए। यह कहकर हिमांगिनी ने अमरूद सहित किशन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। मारे लज्जा और आनंद के किशन का झुका हुआ चेहरा लाल पड़ गया। हालांकि यह अमरूद के दिन नहीं थे और हिमांगिनी अमरूद खाने के लिए बिल्कुल ललायत भी नहीं थी, तो भी यह 2 अमरूद खोजकर लाने में दोपहर की सारी धूप किशन ने अपने सिर पर से निकाल दी। हिमांगिनी ने पूछा, हाँ रे किशन, तुझसे किसी ने कहा था कि मुझे बुखार आया है? किशन ने कोई उत्तर नहीं दिया। हिमांगिनी ने फिर पूछा, और यह किसने कहा कि मैं अमरूद खाना चाहती हूँ? किशन ने इसका भी उत्तर नहीं दिया। उसने जो सिर नीचा किया सो फिर उसे ऊपर उठाया ही नहीं। हिमांगिनी ने पहले ही जान लिया था कि लड़का स्वभाव से बहुत ही डरपोक और लज्जालू है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से भैया कहा और ना जाने कितनी चतुराई से उसका भय दूर करके उससे बहुत सी बातें जान ली। उसने पहले तो बड़ी जिज्ञासा प्रदर्शित करके बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें यह अमरूद कहाँ और किस तरह मिले, और फिर धीरे धीरे उसने गांव घर की बातें, माँ के बारे में, यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्था और दुकान पर उसे जो जो काम करने पड़ते हैं उन सब का विवरण एक एक करके पूछ लिया। और तब अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, देख किशन, तू अपनी इस मंजली बहन से कभी कोई बात मत छिपाना। जब भी जिस चीज़ की जरूरत हो चुपचाप यहाँ आकर मांग लेना। मांग लेगा ना? किशन ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वास्तविक स्नेह किसे कहते हैं, यह किशन ने अपनी गरीब माता से सीखा था। इस मंजली बहन में उसी स्नेह की झलक पाकर उसका रुका हुआ मात्र शौक पिघल कर बहने लगा। उठते समय उसने मंजली बहन के चरणों की धूल अपने माथे लगाई और फिर जैसे हवा पर उड़ता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन उसकी बड़ी बहन की अप्रसन्नता और क्रोध दिन पर दिन बढ़ता ही गया, क्योंकि वह सौतेली माँ का लड़का है, बिल्कुल असहाय और मजबूर है। जरूरी होने पर भी बदनामी के डर से घर से भगाया नहीं जा सकता और किसी को दिया भी नहीं जा सकता। इसलिए जब उसे घर में रखना ही है तो जितने दिन उसका शरीर चले उतने दिन उससे खूब कसकर मेहनत करा लेना ही ठीक है। घर लौटकर आते ही बहन पीछे पड़ गई, क्यों रे किशन, तू दुकान से भागकर सारी दोपहर कहाँ रहा? किशन चुप रहा। कादम्बनी ने बहुत ही बिगड़कर कहा, बता जल्दी। लेकिन किशन ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। कादम्बनी उन लोगों में से नहीं थी जिनका क्रोध किसी को चुप रहते देखकर कम हो जाता है। इसलिए वह बात उगलवाने के लिए जितनी जिद करती गई, बात ना उगलवा पाने के कारण उसका क्रोध उतना ही बढ़ता गया। अंत में उसने पांचू गुबाल को बुलाकर उसके कान मलवाए और रात को उसके लिए हांडी में चावल भी नहीं डाले। चोट चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे छुआ ना जाए तो महसूस नहीं होती। पर्वत की चोटी से गिरते ही मनुष्य के हाथ पांव नहीं टूट जाते, वह तभी टूटते हैं जब पैरों के नीचे की कठोर धरती उस वेग को रोक देती है। ठीक यही बात किशन के बारे में हुई। माता की मृत्यु ने जिस समय उसके पैरों के नीचे का आधार एकदम खिसका दिया था, तब से बाहर की कोई भी चोट उसे धूल में नहीं मिला सकी थी। वह गरीब का लड़का जरूर था, फिर भी उसने कभी दुख नहीं भोगा था और गुड़ की झिड़की से भी उसका कभी परिचय नहीं हुआ था। तो भी यहाँ आने के बाद से अब तक उसने कादम्बनी द्वारा दिए गए कठोर दुख और कष्टों को चुपचाप झेल लिया था, क्योंकि उसके पैरों के नीचे का कोई सहारा नहीं था। लेकिन आज वह इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि वह हिमांगिनी के मात्र स्नेह की मजबूत दीवार पर खड़ा था, और इसलिए आज के इस अत्याचार और अपमान ने उसे एकदम धूल में मिला दिया। माता और पुत्र दोनों मिलकर उस निरपराध बालक पर शासन करके, झिड़कियां देकर, अपमान करके, दंड देकर चले गए, और वह अंधेरे में जमीन पर पड़ा बहुत दिनों के बाद अपनी माँ को याद करके और मंजली बहन का नाम ले लेकर फूट फूट कर रोता रहा।
दूसरे दिन सवेरे ही किशन चुपचाप हिमांगनी के घर पहुंचकर उसकी बिस्तर पर पैरों की ओर जाकर बैठ गया। हिमांगनी ने अपने पैर थोड़े से ऊपर खींच लिए और बड़े प्यार से कहा, किशन दुकान पर नहीं जाएगा? अब जाऊंगा, देर मत कर भैया, इसी समय चला जा, वरना वह गालियां देने लगेगी। किशन का चेहरा एक बार लाल पड़ा और फिर पीला पड़ गया। अच्छा जाता हूँ, कहकर वह उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन फिर चुप हो गया। हिमांगनी ने जैसे उसकी मन की बात समझ ली, पूछा, क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है भैया? किशन ने जमीन की ओर देखते हुए बहुत ही कोमल स्वर से कहा, मंजली दीदी, कल से कुछ नहीं खाया है। हैं? कल से कुछ नहीं खाया? क्या कहता है किशन? कुछ देर तक तो हिमांगनी चुप रही, फिर तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और धीरे धीरे झरझर करके बहने लगे। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने पास बैठाकर जब एक एक करके सारी बातें जान ली तो कहा, कल रात को ही यहाँ क्यों नहीं चला आया? किशन चुप बैठा रहा। हिमांगनी ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई तुझे मेरी सिर की सौगंध, आज से मुझे अपनी मरी हुई माँ की जगह ही समझना। कुछ समय के बाद ही यह सब बातें कादम्बनी के कानों तक पहुंच गई। उसने अपने घर से ही मंजली बहू को पुकार कर कहा, क्या मैं अपने भाई को खिला नहीं सकती जो तुमने उसके गले पड़कर इतनी बातें कही? बातों का ढंग देखकर हिमांगनी के सारे बदन में आग लग गई, लेकिन क्रोध को छिपाकर बोली, अगर मैंने गले पड़कर कुछ कहा भी है तो इसमें दोष क्या हो गया? कादम्बनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लड़के को बुलाकर उससे इस तरह की बातें कहूँ तो तुम ही बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर तुम उसे इस तरह बढ़ावा दोगी तो मैं उसे नियंत्रण में कैसे रख सकूंगी? अब हिमांगनी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कहा, बहन 15-16 साल तुम्हारे साथ रहकर गृहस्थी चला चुकी हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। पहले अपने लड़के को भूखा रखकर उस पर शासन करो, तब दूसरों के लड़के पर करना, तब गले पड़कर कुछ कहने नहीं आऊंगी। कादम्बनी ने भड़क कर कहा, मेरे पाचू गोपाल के साथ उसकी तुलना, देवता के साथ बंदर की बराबरी। मंजली बहू, मैं सोचती हूँ इसके बाद तुम ना जाने और भी क्या क्या कहती फिरोगी। मंजली बहू ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि कौन देवता है और कौन बंदर है, लेकिन जीजी अब मैं और कुछ भी नहीं कहूँगी। अगर कहूँगी तो यही बात कि तुम जैसी निष्ठुर और तुम जैसी बेहया औरत इस संसार में और दूसरी नहीं है। यह कहकर उत्तर की अपेक्षा किए बिना हिमांगनी ने अपनी खिड़की बंद कर ली। उस दिन शाम को जब घर में मालिकों के लौटने आने का समय हुआ, कादम्बनी ने अपने घर के आंगन में खड़े होकर दासी को निशाना बनाकर ऊंची आवाज में गर्जना बरजना शुरू कर दिया, जो रात दिन काम करते हैं वहीं इसकी व्यवस्था करेंगे। देखती हूँ माँ से बढ़कर मौसी को दर्द है। अपने भाई का दुख दर्द मैं नहीं समझती, समझते हैं पराए। कभी भला नहीं होगा अगर कोई भाई बहन को लड़ाएगा और खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा। धर्म भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, यह मैं कह देती हूँ। यह कहकर कादम्बनी अपनी रसोई घर में चली गई। कहानी के इस भाग का अंत मैं यही करती हूँ। आशा है कि कहानी का ये भाग आपको अच्छा लगा होगा। कहानी के अगले भाग के साथ जल्द मिलते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।